जय भीम। अभिनंदन और स्वागत के साथ आपका लोक सदन दैनिक आकान देखी में हम स्वागत करते हैं। आज आपको एक बार फिर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम से मिलवाते हैं और देखिए कि किस तरह वो बेबाक तरीके से उलझे सवालों का जवाब दे रहे हैं, जो कि आने वाले समय में बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है छत्तीसगढ़ की राजनीति का। इसके साथ ही आपसे विनम्र निवेदन और आग्रह है कि हमारे लोक सदन चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात करें और यह वीडियो देखने के बाद अवश्य रूप से शेयर करें। कि जब 50% आरक्षण का कोटा बढ़ ही गया है ऑटोमेटिक, तो अब फिर इस सीमा को खत्म कर देना चाहिए। और जो ओबीसी को 27% मिल रहा है, जो वास्तव में मिलना चाहिए 52, तो वो भी कर दिया जाए। जब 10% आर्थिक आधार पर दे ही रहे हो, 50% की सीमा ऑलरेडी टूट चुकी है, तो लेकिन उसके बाद फिर ओबीसी को क्यों 27 मिल रहा है? उसका जो जितनी जनसंख्या है उसको दे दिया जाए। तो माननीय बहन जी ने इस तरह से सबके हित में आवाज़ उठाया है। ना तो हम गरीब सवर्णों के विरोध में हैं, ना तो हम ओबीसी के विरोध में, ना तो हम अल्पसंख्यकों के विरोध में। इस देश के अंदर में जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको मिलना चाहिए। इसके लिए तो बीएसपी ने हमेशा सपोर्ट किया है। इसमें ऐसे कोई बात नहीं है। बीएसपी को इससे जो है छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी अपने जनाधार को केवल भाषण के माध्यम से मजबूत करना चाहती है या कुछ और करना चाहती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो सिस्टम है वो दूसरी पार्टियों से अलग है। बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस तो लगभग सभी राजनीतिक दल के लोग कहते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस पार्टी है। और जो सिस्टम माननीय बहन जी ने हमको बताया है, गांव चलो अभियान में हमारे जो कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं और गांव में लोगों को बिठा करके उनको उनके वोट का महत्व बता रहे हैं कि आपके वोट की कीमत क्या है। कांग्रेस बीजेपी के जैसे हम लोगों ने लोगों को, मतदाताओं को प्रलोभन देना या साड़ी कंबल बांटना, दारू पैसा बांटना, ये हमारे सिस्टम में शामिल नहीं है। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, चाहे प्रदेश का प्रभारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष हो, वो गांव-गांव में जाकर के मतदाताओं को उनके वोट के महत्व को ही बताने का काम करता है, जिससे लोग प्रभावित होकर के बीएसपी से जुड़ते हैं। उसके अलावा ये तो हम कैडर के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं। उसके अलावा जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको लेकर के हमारे जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने हमेशा से जो है कि जिला कलेक्टर हो या एसडीएम हो या एसपी के माध्यम से मुद्दों को उठाने का काम किया है। वहाँ जाके ज्ञापन देने का काम किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने पूरे 90 विधानसभाओं में और पूरे 33 जिलों में एक साथ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, राज्यपाल के नाम से। कई मुद्दों को बीएसपी ने उठाने का काम किया है, जिससे लोगों को लगता है कि जो जनहित के मुद्दे दूसरे लोग जो है दिखावाबाजी, कोई विधानसभा घेराव कर रहे हैं तो कोई थाना घेराव कर रहा है, जो लोगों को कोर्ट कचहरी में उलझा रहे हैं, उससे अलग हटके हम लोग जो है कानूनी तरीके से माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे करके कानूनी तरीके से, और हमारे 2 विधायक हैं उनके माध्यम से विधानसभा में भी कई मुद्दों को उठा करके हमने लोगों की समस्याओं के बारे में बात किया है। और कई तरह से बीएसपी अपने गांव देहात के लोगों को अपने पक्ष में करने के प्रयास में लगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश में जो छुआछूत की भावना थी उसको ख़त्म करने के लिए जो अभियान चलाए थे, वो कितना सफल है और कितना विफल है आपके अनुसार? देखिए, मुझे गांधी जी के बारे में नहीं कहना। महात्मा गांधी जी अपने जगह वो एक महान व्यक्तित्व हैं, और हम जिस महापुरुष की आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके साथ भी विचारों का टकराहट उनके ज़माने में हुआ। लेकिन आज उसके बारे में बात करना उचित नहीं है। आज जो है कि गांधी जी भी नहीं है, बाबा साहब भी नहीं हैं। आज हमारे पास है तो भारतीय संविधान है, जिसमें हम लोग जो है संवैधानिक भाषा के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी कहलाते हैं। उन्होंने भी अपने ज़माने में छुआछूत दूर करने का प्रयास किया, बाबा साहब ने अपने तरीके से करने का प्रयास किया। लेकिन कई जगह आज भी छुआछूत की भावना हमको दिखाई देती है भारत देश के अंदर। तो वो लोगों की मानसिकता जब तक परिवर्तित नहीं होगी तो वो परिवर्तन होना मुश्किल है। नहीं तो कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन पालन कौन करता है? जिस दिन
अपने मानसिकता को लोग चेंज कर देंगे। अब जैसे कि इस देश के अंदर में आरएसएस के सरसंघ चालक जी ने खुद कहा, मोहन भागवत जी ने, कि पंडितों ने जाति बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। अब उनको क्यों बोलना पड़ा? वो क्यों बोल रहे हैं? आज तक तो हमारे महापुरुष बोलते थे, लेकिन आज वो स्वयं बोल रहे हैं। तो उनको ये भी कहना चाहिए कि भाई जो ऊंची जाति के लोग हैं, अगर उन्होंने जाति बनाई है, आज भी अगर उनके अंदर ये मानसिकता है, तो आप जो है दलितों से, आदिवासियों से माफ़ी मांग लीजिए और इस देश के अंदर में एक समानता का व्यवहार चालू कर दीजिए। जब आपके पुरखा ने बनाया, आप खुद बोल रहे हो, तो ये उन इस तरीके से ख़त्म होगी। बाकी कानून बनाने से तो कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, तो हम यही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारे प्रयासों को आप तारीफ करेंगे कि हमने जय भीम का एक जो नारा दिया हमारे माननीय साहब कांशीराम जी ने, जिनकी आज जन्म जयंती है, और मान्या बहन जी ने बीएसपी की विचारधारा को बहुजन से सर्वजन में ले जा करके जो एक महान काम किया है, जिससे आज ब्राह्मण समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग, गैर जो बहुजन हैं, उस समाज के लोग भी बहुत बड़ी पैमाने पर जय भीम बोलना शुरू किए हैं। आज देखिए, आज छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद शर्मा जी हैं, वो जय भीम बोलते हैं। आज हमारे यूपी में देख लीजिए, भदौरिया जी आते हैं, अपने प्रवक्ता हैं, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। तो उन लोगों को भी हमने जय भीम बोलना सिखा दिया और उनको एहसास करा दिया कि जय भीम कोई एक जातिवादी शब्द नहीं है, एक बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन का नारा है। तो बीएसपी के तरीके में शामिल होकर के अगर दूसरी जातियां भी आती हैं इस मूवमेंट में, तो बहुत जल्दी इस देश के अंदर पे जातिवाद का सफाया हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, बहन मायावती जी ने पहले जब जय भीम नहीं बोली थी, तब उनकी अकेले की सरकार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, और जय भीम बनने के बाद अभी तक वो सरकार से कोसों दूर हैं। तो इसका मतलब क्या समझते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का शुरू से ही नारा जय भीम रहा है। नहीं, मायावती जी के आपने नाम लिए, कांशीराम जी के समय में तो जय भीम नहीं बोलते थे। नहीं, जय भीम तो शुरू से बोला गया है। नहीं, आपने भी नहीं टिक लगाया ना कि बहन मायावती जी ने जय भीम, दूसरों से भी जय भीम कहलवाया। तो एक दूसरों से भी जय भीम कहलवाया। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में सरकार जाने की कारण क्या था, और सरकार में दोबारा फिर वापस नहीं आने की क्या कारण आप लोग को समझ में आता है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर बन के उभरी। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो वहां पर विरोधी पार्टियों ने क्या किया, एक लोकायुक्त को जाके बैठा दिया और उस लोकायुक्त ने एक एक करके हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों के ऊपर आरोप लगाते गए कि फला ऐसा गलत किया है, घोटाला किया है। मान्या बहन जी सिद्धांतों के इतने ज़्यादा सिद्धांत को लेकर के सीरियस हैं और किसी भी प्रकार की बदनामी या किसी भी प्रकार की अपनी पार्टी की जो है निगेटिव प्रचार नहीं चाहती हैं। तुरंत जितने भी उनके ऊपर आरोप लगे विधायकों को, 2012 में जब चुनाव हुआ तो कम से कम 100 से ऊपर विधायकों का टिकट काट दिया माननीय बहन जी ने। उन्होंने परवाह नहीं किया कि हम हारे चाहे जीते। लेकिन आज देखिए, आज बीजेपी की सरकार है या दूसरे राज्यों में देख लीजिए कहाँ गया लोकायुक्त। तो उस समय बीएसपी को बदनाम करने के लिए लोकायुक्त का सहारा लेकर के कई विधायकों को जो है टिकट भी कटवाने का काम किया। लेकिन माननीय बहन जी ने भी इसको बोला कि भाई आप आरोप लगाते हो, अगर सही साबित होता है तो मैं तुरंत हटाऊंगी। तो बहन जी ने कभी समझौता नहीं किया। और दुश्मनों ने बहुजन समाज से मिलता जुलता नाम से पार्टी बना करके कई सारे छोटे मोटे नेताओं को उभारने का काम किया, जबरदस्ती उनको सहयोग करने का काम किया। जिन नेताओं ने बाबा साहब का फोटो लगा के, मान्यवर साहब कांशीराम जी का फोटो लगा के अपने राजनीतिक दुकान खोल लिया, तो बहुजन समाज भ्रमित हो गया। तो इस तरह से जो भ्रमित करने का काम किया गया। और मीडिया के माध्यम से जो तथाकथित गोदी मीडिया जिसको कहते हैं कई लोग, तो उन लोगों ने जो है कि दुष्प्रचार करना चालू किया कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। इस तरह से भी बड़े पैमाने पे प्रचार किया गया, जिसके मुकाबले में हम लोग जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने समाज को समझाने में थोड़ा सा पिछड़ गए। तो जो है दुष्प्रचार भी बहुत तरह करके बीएसपी को बदनाम करने का काम किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जनाधार अभी कम नहीं हुआ है, वोट परसेंट कम नहीं हुआ है। हम निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में और दुगुनी गति से ऊपर उठेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार भी बनाएंगे। छत्तीसगढ़ 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर मान लो भाजपा और कांग्रेस की अगर बहुमत नहीं आती है और आपके पास अगर कोई सीटों की संख्या बल होती है
तो आप भाजपा की तरफ जाना पसंद करेंगे कि कांग्रेस की तरफ? देखिए, हमारा अभी चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं है और चुनाव के बाद की परिस्थितियां रिजल्ट के बाद हम तय करेंगे और माननीय बहन जी तय करेंगी। इस विषय पे मुझे अभी कुछ भी नहीं बोलना है और जो परिस्थितियां होगी वो बाद में निर्णय लिया जाएगा। आप ऐसा क्या चीज़ है छत्तीसगढ़ में जो आप देखकर बहुत विचलित होते हैं? हमारे बिना प्रश्न के कोई अपनी बात को रखिए। अब विचलित तो देखिए, मैं एक आदिवासी समाज से हूँ और आदिवासी समाज यहाँ 32% आबादी है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, और मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ आदिवासी समाज होने के नाते, क्योंकि आदिवासी समाज ऐसे क्षेत्र में निवास करता है जहाँ पर कई प्रकार के खनिजों का भंडार है, वनोपज का भंडार है, लेकिन उस आदिवासी समाज को आज जो है नक्सली के नाम से मारा पीटा जा रहा है, कहीं पुलिस मुठभेड़ के नाम से मारा जा रहा है। आप बस्तर के जेलों में देखिए तो पूरा ठूंस ठूंस के आदिवासियों को फर्जी मामलों में नक्सली के नाम से बंद किया गया है। ये सरकारें कहती थी कि हम सरकार बनाएंगे तो फर्जी मामलों में बंद आदिवासियों को रिहा करेंगे, लेकिन रोज़ गाजर मूली की तरह आदिवासियों को काटा जा रहा है। बिल्कुल वो जो है इस एक मानवता का परिचय नहीं है, बहुत ही अमानवीयता की घटना है कि आदिवासी जो इस देश का मालिक है, असली मालिक है, आज अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनने के कगार पर है। आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 34 सीटें आदिवासियों को रिजर्व थी, लेकिन वो आज 29 हो गई हैं, आज 5 सीटें कम हो गई हैं। तो आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। मैं स्वयं एक आदिवासी होने के नाते बहुत विचलित होता हूँ और मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिस दिन बन जाएगी उस दिन ये जो माओवाद के नाम से या नक्सलवाद के नाम से जो ये ऐसा माहौल बना के रखा गया है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सब शांत ठीक हो जाएगा और आदिवासी को उसका हक मिलेगा। ये बहुजन समाज पार्टी सरकार बनने से होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। आज आपने लोक सदन के दैनिक मीडिया पोर्टल पर बातचीत की। धन्यवाद। थैंक यू।